देखते हैं। सो इडियम्स एंड फ्रेजेस विल स्टार्ट। इडियम्स एंड फ्रेजेस जो है एग्जाम पर्सपेक्टिव से हर एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, कोई भी एग्जाम हो वहाँ इंपॉर्टेंट है, और बाकी फ्रेजेस बाकी यूजेज आपको पता है ना। देखो हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट, टू गो टू दी एक्स्ट्रा माइल। टू गो टू दी एक्स्ट्रा माइल, अब इसका सेंस क्या होता है टू गो टू दी एक्स्ट्रा माइल का? तो ये बाइबल से लिया हुआ फ्रेज है, ठीक है, एक इडियमेटिक एक्सप्रेशन है जो बाइबल से लिया हुआ है। इसका मतलब क्या होता है? मीनिंग टू वर्क हार्डर और टू डू मोर देन व्हाट इज एक्सपेक्टेड। मतलब जो आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है आप उससे भी ज़्यादा हार्ड काम कर रहे हैं, उससे भी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड टू गो दी एक्स्ट्रा माइल। एक्स्ट्रा मील जाना, थोड़ा और चलना। कोई हमसे कहे कि 1 मील चलो तो हम 2 मील उसके लिए चल दें, ओके ऐसा। यानी थोड़ा हम लोग ज़्यादा मेहनत करें किसी की भलाई के लिए। सो एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड काम करना, उसको हम लोग कहते हैं टू गो दी एक्स्ट्रा माइल। हिंदी अगर देखें हम लोग तो इसका मतलब हो जाएगा ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करना, उम्मीद से बढ़कर काम करना। सो उम्मीद से बढ़कर काम करना, ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करना, दैट इज दी गो टू दी एक्स्ट्रा माइल। एग्जाम्पल, द लॉयर वेंट दी एक्स्ट्रा माइल टू गैदर एविडेंस फॉर हिज क्लाइंट। अपने क्लाइंट्स के लिए एविडेंस इकट्ठा करने के लिए जो लॉयर है वो क्या करता है? वो एक्स्ट्रा माइल चला जाता है, मतलब और ज़्यादा मेहनत करता है, एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालता है। सो एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं टू गो दी एक्स्ट्रा माइल। क्लियर? एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने के लिए सेंस यूज़ होता है। चलो यहाँ पे कुछ मैंने एआई से जो है लेकर आया। बहुत बुरे जोक मारता है एआई। एआई इतने बुरे जोक मारता है पूछो मत ना। कभी कभार जो है बहुत अच्छे जोक मारता है। एक है ह्यूमर जो है सबसे अच्छा किसका है? एक है डीप सीक नाम से है, चाइना का है, उसका ह्यूमर अच्छा है। ह्यूमर उसका अच्छा है। मैंने उससे बोला एक जोक जो है इसके ऊपर लिख, इतना बुरा जोक मारा उसने, हंसी भी नहीं आई, पर क्या कर सकते हैं ना। तो टू गो दी एक्स्ट्रा माइल। हाँ नहीं ये, हाँ ये चैट जीपीटी वाला है, ये जीपीटी वाला है। ये जीपीटी से मैंने बोला इस पे एक जोक मार, तो इतना बुरा जोक मारा कि नहीं मजा आया ना। कोई नहीं, क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये जो इमेज है उसको पढ़ो। इमेज कहता है, ये तो ओरिजिन के ऊपर ही, हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। ये जो है पुराने ज़माने में यूज़ होता था, बाइबल से आया है, और ये सब चीज़ फालतू चीज़ लिखी हुई है। कभी फुर्सत मिले तो बैठ के पढ़ना है ना। बाकी एग्जाम्स के परस्पेक्टिव से तो वही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, आई ऑलवेज गो द एक्स्ट्रा माइल। मैं हमेशा एक्स्ट्रा मील चलता हूँ, ठीक है, और इसीलिए मुझे ऊबर से बाहर निकाल दिया गया। ऊबर से नौकरी मुझे छोड़नी पड़ी। एक्स्ट्रा मील जाएगा तो ऑब्वियसली पैसे कटेंगे ना सर। सो ये तो मजाक के लिए, बट एक्स्ट्रा माइल का मतलब होता है किसी के लिए ज़्यादा एफर्ट करना, ज़रूरत से ज़्यादा एफर्ट करना, एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड एफर्ट करना। ज़रूरत से ज़्यादा नहीं, एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा मेहनत करना, ठीक है। तो मेहनत करना मेहनत ही बताता है किसी पर्सन को। नेक्स्ट, टू बर्न द मिडनाइट ऑयल। टू बर्न द मिडनाइट ऑयल मतलब मध्य रात्रि तक, देर रात तक काम करना, स्टडीज करना, कोई हार्ड वर्क करना ऐसा। तो टू वर्क लेट एट नाइट, रात में लेट तक काम करना, स्पेशली टू स्टडी, स्टडी करने के लिए, और कंप्लीट समथिंग इंपॉर्टेंट, या किसी इंपॉर्टेंट काम को कंप्लीट करने के लिए देर रात तक जागना, उसको बोलते हैं टू बर्न द मिडनाइट ऑयल, ठीक है। मिडनाइट तक ऑयल बर्न करना, बिकॉज पहले के ज़माने में ऑयल लैंप्स हुआ करते थे। सो ऑयल लैंप पे स्टडी करते थे लोग, तो ऑयल लैंप में ऑयल जाता था, ऑयल डालना पड़ता था उसको जलाए रखने के लिए। तो अगर आप मध्य रात्रि तक पढ़ रहे हो तो मध्य रात्रि तक आप जो है तेल जला रहे हो उसमें, ठीक है। सो वो सेंस देता है। तो टू बर्न द मिडनाइट ऑयल मतलब होता है देर रात तक काम करना। सो हिंदी हो जाएगा इसका देर रात तक मेहनत करना, पढ़ाई करना, या फिर कोई भी काम करना। एग्जाम्पल, शी बर्न द मिडनाइट ऑयल टू प्रिपेयर फॉर द आरजेएस एग्जाम। आरजेएस का एक एग्जाम होता है ना, उसको तैयारी करने के लिए उसने देर रात तक काम किया, मिडनाइट ऑयल जो है बर्न कर दिया। दैट्स समझ में आया? टू बर्न द मिडनाइट ऑयल, ओके। जस्ट लाइक हीरा ठाकुर। तो हीरा ठाकुर ना, सोनी सब पर आती है वो मूवी है ना, दिन में 4 बार। सूरज, सोनी मैक्स पे आती है, हाँ पता नहीं किस पे आती है, पर है ना हीरा ठाकुर वाली मूवी। बेचारा दिन रात काम करता है अपनी वाइफ को कलेक्टर बनाने के लिए ना, तो वो देर रात तक भी काम करता है। सो ही बर्न्स द मिडनाइट ऑयल, ठीक है। सो हीरा ठाकुर ड्यूरिंग हिज स्ट्रगल डेज, सो दैट ही कुड सेंड मनी फॉर हिज वाइफ कोचिंग एंड डेलीज अकोमोडेशन। दिल्ली में रखना भी उसको, वाइफ की कोचिंग के लिए पैसा भेजना है, इसलिए देर रात तक काम करता है। यहाँ से याद रख सकते हैं आप, बर्न द मिडनाइट ऑयल। ये एक एक्सप्रेशन है जो आप पढ़ सकते हैं ना इंटरेस्ट के लिए। ये इडियम जो है तब का है जब बिजली नहीं होती थी, और रात भर जो है पढ़ने के लिए लैंटर्न का यूज़ करते थे, वो जो लालटेन होता था उसको ना, और वहाँ पर देर रात तक जो है तेल जलाया जाता था। वो सारी फ्रेजेस हैं, यू कैन स्टडी। व्हाट्स दैट? ब्राइटनेस कम है, बढ़ाएं इसको? हाँ वी कैन डू। वो क्या जनरली वाइट होता है ना, तो वाइट पे ब्राइटनेस प्रॉपर दिखाई देती है। अभी ये ग्रीन है ना, इसलिए ब्राइटनेस कम दिखाई दे रही है इसकी। बढ़ा सकते हैं अपन इसको भी, है अपने पास ये भी व्यवस्था। ओके दैट्स गुड, ओके ना। चलो, सो इट्स क्वाइट क्लियर, ऑनलाइन में क्लियर दिखाई दे रहा है। चलो नेक्स्ट है टू थ्रो इन द टॉवल। टॉवल फेंक देना। अब इसका मतलब क्या है समझना।
इसका कोई ऐसा नहीं है नहाते नहाते फेंक दिया ना, वो नहीं है ना, इसका सेंस अलग है। इसका सेंस ये है, पहले क्या होता था, बॉक्सिंग रिंग में दो बॉक्सर्स लड़ रहे हैं, ठीक है, और उनके जो रेफरी होते, उनके जो कोचेस होते थे वो भी उनके साथ में होते थे, साइड में खड़े होते थे। अब मान लो उन्हें दिखाई दिया कि उनका जो फाइटर है वो पिट गया है बहुत बुरे तरीके से और मरने वाला है, तो वो क्या करते थे कि टॉवेल फेंक देते थे सिग्नल देने के लिए कि भाई हार मान ले, अब है ना, अब निमट जा, बस बहुत हो गया, अब मत पिटे, कोई मतलब नहीं आ रहा। तो वैसा टू थ्रो इन द टॉवेल मतलब होता है हार मान लेना, किसी चीज को क्विट कर देना, हार मान लेना, हथियार डाल देना। ओके, सो टू क्विट छोड़ देना और सरेंडर कर देना, ठीक है, सरेंडर करना, आत्मसमर्पण कर देना ऐसा। स्पेशली आफ्टर रियलाइजिंग यू कैन नॉट विन, जब आपको पता लग जाए कि आप पिटने वाले हैं, हार मानने वाले हैं, नहीं जीतेंगे यहाँ पे ना, तब हार मान लेना। इट इज टू थ्रो इन द टॉवल। ये बॉक्सिंग रिंग से ही आया है, बॉक्सिंग रिंग में टॉवल फेंका जाता था और जो प्लेयर है वो हार मान लेता था कि आई सरेंडर, ठीक है, उस तरीके से। एग्जाम्पल, आफ्टर सेवरल फेल्ड अटेम्प्ट्स द लॉयर फाइनली थ्रू इन द टॉवल ऑन द केस। किसी केस को लेकर लॉयर ने बहुत मशक्कत की लेकिन उसे लग गया कि वो नहीं जीत सकता, तो उसने क्या किया, ही थ्रू इन द टॉवल, उसने टॉवल फेंक दिया, मतलब हार मान ली। ये फ्रेज बॉक्सिंग रिंग से आया है, इसका मतलब होता है हार मानना, दैट्स इट। क्लियर ना? तीन फ्रेजेस हम लोगों ने पढ़ी अभी तक। फर्स्ट कौन सी थी, टू गो दी एक्स्ट्रा माइल। एक्स्ट्रा माइल मतलब एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड काम करना, एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड काम करना मतलब कोई उम्मीद है किसी व्यक्ति को आपसे और आप उससे ज़्यादा काम करें। घर वाले बोल रहे हैं 4th ग्रेड में लगेगी मेरी बेटी, है ना, चपड़ासी बनेगी, और आप 3rd ग्रेड में लग जाओ, तो इट इज़ यू हैव रन द एक्स्ट्रा माइल। नेक्स्ट, उसके अलावा दूसरा क्या था, टू बर्न द मिडनाइट ऑयल, देर रात तक काम करना, देर रात तक पढ़ाई करना, ऐसा। टू थ्रो इन द टॉवल, सरेंडर कर लेना, हार मान लेना। नेक्स्ट, तो अब एक पर्सन है जैकमा, ये इसके अपोजिट है बट याद रखने के लिए हम लोग कर सकते हैं। जैसे हम हार मान लेते हैं लेकिन ये पर्सन कहता है नेवर गिव अप, नेवर गिव अप, टुडे इज हार्ड, आज बहुत मुश्किल है, टुमारो विल बी वर्स, कल बहुत बुरा होगा, बट द डे आफ्टर टुमारो विल बी सनशाइन, लेकिन परसों के दिन जो है तुम्हें एक उम्मीद की किरण दिखेगी, ठीक है। बहुत से लोग जो है कल ही मर जाते हैं, परसों का दिन देख ही नहीं पाते, ठीक है। सो नेवर गिव अप, ठीक है, दिस इज द फ्रीज। ये बॉक्सिंग रिंग से आया है, यहाँ पर पढ़ सकते हैं आप। नेक्स्ट, एप्पल ऑफ वंस आई। एप्पल ऑफ वंस आई मतलब आंख का तारा होना, आंख का तारा बोलते हैं इसको ना, एप्पल ऑफ वंस आई, आंख का तारा होना। पहले के जो लोग थे वो आंख का जो वो है ना प्यूपिल, आंख का तारा हम जिसे कहते हैं, उसको एप्पल समझते थे ग्रीक लोग, और जहाँ से ये फ्रेज ओरिजिनेट हुआ है ना, तो वो उसको एप्पल समझते थे। तो आंख की पुतली को एप्पल ऑफ आई बोलते थे, बिकॉज आंख की पुतली बहुत डेलिकेट होती है, बहुत सॉफ्ट होती है, प्रोटेक्ट करने की जरूरत होती है। तो कोई पर्सन जो आपके लिए बहुत प्रिय है, बहुत खास है, उसके लिए भी आप सेम वर्ड यूज करते हैं, एप्पल ऑफ वंस आई। कैसा मीनिंग होता है इसका, समवन हु इज डीपली लव्ड और चेरिश्ड अबव ऑल, वो पर्सन जिसे हर कोई बहुत लाड प्यार करता है, बहुत ज़्यादा चेरिश करता है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग एप्पल ऑफ वंस आई, बहुत प्यारा होना, बहुत खास व्यक्ति होना, ठीक है। एग्जाम्पल, हिज डॉटर इज द एप्पल ऑफ हिज आई, उसकी जो डॉटर है वो उसके लिए आंख का तारा है, ठीक है, ऐसा। तो आंख का तारा होना, दिस काइंड ऑफ थिंग है ना, सो आंख का तारा होना। पुराने ज़माने में लोग जो है समझते थे कि आंख के बीच वाला पार्ट एप्पल है ना, इस तरीके से याद रख सकते हो। नेक्स्ट, इन हॉट वाटर। इन हॉट वाटर मतलब बहुत मुसीबत में होना, किस चीज़ में होना, मुसीबत में, भयंकर मुसीबत में होना। टू बी इन ट्रबल और डिफिकल्ट सिचुएशन, चारों तरफ से डिफिकल्ट सिचुएशन में घिर जाना, सो मुसीबत में होना, फंस जाना। एग्जाम्पल, ही गॉट इन हॉट वाटर आफ्टर मिसिंग एन इंपॉर्टेंट कोर्ट हियरिंग, जब वो इंपॉर्टेंट कोर्ट हियरिंग मिस कर देता है तो वो परेशानी में फंस जाता है। सो इन हॉट वाटर मतलब बहुत ट्रबल में होना। फॉर एग्जाम्पल, आपको कहना है मान लो कभी कि मैं बहुत परेशानी में हूँ, तो आप क्या बोलेंगे, आई एम इन हॉट वाटर, आई एम इन हॉट वाटर, ऐसा। तो ये हो जाएगा इडियोमेटिक एक्सप्रेशन फॉर दिस। तो ओरिजिन ऐसा ना, इसका मतलब है बड़ी मुश्किल में, और इस तरह की चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, कॉस्ट एन आर्म एंड लेग, ठीक है, एग्जैक्टली। जैसे मान लो ये पर्सन है, टीवी खरीदना है, कितना महंगा है, तो बोलेगा आपके हाथ पर चले जाएंगे, इसमें बेच लेना ना, ऐसा। तो वो चीज़, तो कॉस्ट एन आर्म एंड लेग, इसका मतलब होता है टू बी वेरी एक्सपेंसिव, बहुत महंगा होना, बहुत एक्सपेंसिव होना, बहुत महंगा होना, जरूरत से ज्यादा कीमत देना, किसी चीज को लेकर जरूरत से ज्यादा कीमत देना या जरूरत से ज्यादा कीमत देनी पड़ना, वो सब। दैट लग्जरी कार कॉस्ट हिम एन आर्म एंड लेग, वो जो लग्जरी कार थी वो उसे बहुत महंगी पड़ी, तो कॉस्ट हिम आर्म एंड लेग मतलब बहुत महंगी पड़ना, ये सेंस है इसका। क्लियर? तो बहुत महंगा पड़ा उसको। नेक्स्ट, टाई द नॉट, गांठ बांधना, या फिर टू गेट मैरिड, शादी कर लेना, ठीक है। टाई द नॉट होता है ना, पल्लू बांधते हैं, उसमें फेरे होते हैं, तो वहां से याद रख सकते हैं हम। ऐसा होता है, पल्लू बांधते हैं ना, क्या बांधते हो, हाँ जो भी है, चलो छोड़ो, है ना। तो टाई द नॉट मतलब शादी कर लेना, तो शादी करना, विवाह बंधन में बंध जाना। द फाइनली टाइड द नॉट आफ्टर 5 years ऑफ रिलेशनशिप,
5 इयर्स की रिलेशनशिप के बाद दे टाइड द नॉट, मतलब वो रिलेशनशिप मतलब शादी में आ गए, शादी कर ली उन्होंने, ऐसा। टाइड नॉट मतलब शादी कर लेना। नेक्स्ट, अ कॉक एंड अ बुल स्टोरी। अ कॉक एंड अ बुल स्टोरी, नाउ आई टेल यू अ स्टोरी। एक स्टोरी सुनाता हूँ तुम्हें ना। तो एक बार एक जगह थी बहुत बड़ी, है ना, बहुत मतलब टाउन किस्म का, ज़्यादा बड़ी भी नहीं, टाउन था, है ना। वहाँ पे एक बिल्डिंग थी, ठीक है, और एक और बिल्डिंग थी। एक बिल्डिंग जो थी उसका नाम था द कॉक, बिल्डिंग का नाम था द कॉक, ठीक है। और दूसरी जो बिल्डिंग थी उसका नाम था द बुल, ठीक है, द कॉक एंड द बुल। दो बिल्डिंग्स थी, होटल काइंड ऑफ। अब यहाँ पर एक थिएटर था, एक ड्रामा कंपनी थी जहाँ पर लोग ऑडिशन देने आते थे, ठीक है। तो वो लोग जो स्क्रिप्ट राइटर के लिए ऑडिशन देने आते थे कि मेरे को कहानी लिखनी आती है ना, वो, तो वो लोग जो यहाँ पर रुकते थे और यहाँ जाते थे स्टोरी बताने, तो वो लोग पूछते थे तुम कहाँ से आए हो, तो कोई कहता था द कॉक से, कोई कहता था द बुल से। और जनरली जो लोग यहाँ पर रुक कर आते थे यहाँ पर, तो उनकी स्टोरीज बहुत बकवास होती थी, ठीक है। इसलिए वो उन्होंने, यहाँ की ड्रामा कंपनी के लोगों ने, ये जो स्टोरीज होती हैं, जो भी बकवास होती है, जो बकवास स्टोरी होती है, उसको उन्होंने नाम दे दिया द कॉक एंड बुल स्टोरी, ठीक है। तो फिर उसके बाद से ये फ्रेज जो है फेमस हो गई, द कॉक एंड बुल स्टोरी, मतलब बेसर पैर की कहानी जिसका कोई लॉजिक नहीं है ना, ऐसी कहानी। तो मीनिंग एन अब्सर्ड, अब्सर्ड मतलब विचित्र, अजीब और अनबिलीवेबल टेल, और अविश्वसनीय कहानी, दैट यूजुअली मेड अप एंड टू डिसीव, जो जनरली लोगों को चकमा देने के काम है, धोखा देने के काम है, ऐसी स्टोरी। तो बनावटी कहानी, बेढंगी कहानी, झूठी और बेबुनियादी कहानी जिसकी कोई बुनियाद नहीं है, ठीक है, वैसा स्टोरी। इट इज कॉल्ड अ कॉक एंड अ बुल स्टोरी, क्लियर? इट इज कॉल्ड अ कॉक एंड अ बुल स्टोरी। नेक्स्ट, सो जैसे ये मूवी देखा तुम लोगों ने, आदि पुरुष, है ना। सो कोई काम की नहीं, बस ऐसा सैयारा मान लो, है ना, ऐसा। नहीं देखी है, छोड़ो फिर, क्या देखा फिर, चलो। तो इन ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक एंड वाइट मतलब ब्लैक टेक्स्ट हो, वाइट पेज हो, मतलब रिटन फॉर्मेट में, लिखित रूप में। तो ब्लैक एंड वाइट, रिटन क्लियरली और ऑफिशियली ऑन पेपर, पेपर पर ऑफिशियली लिखा हुआ, कुछ भी क्लियरली लिखा हुआ और ऑफिशियली पेपर पर लिखा हुआ, मतलब साफ तौर पर लिखित रूप में, कागज पर दर्ज। बोलते ना मुझे लिखित रूप में चाहिए, तो गिव मी इन ब्लैक एंड वाइट, ठीक है। सो ब्लैक एंड वाइट मतलब लिखित रूप में, ये सेंस देगा, पेपर पर लिखा हुआ होना चाहिए सब, इन ब्लैक एंड वाइट। नेक्स्ट, अ बोन ऑफ कंटेंशन, इट्स फेमस प्रोवर्ब। अ बोन ऑफ कंटेंशन मतलब क्या होता है? अ रीजन फॉर डिसएग्रीमेंट और डिस्प्यूट, ठीक है, मतलब फसाद की जड़ और झगड़े की जड़, विवाद की जड़ हम लोग जो जिसे कह सकते हैं ना, तो विवाद की जड़ आप बोल सकते हैं। बोन ऑफ कंटेंशन, विवाद की जड़। कंटेंशन मतलब होता है डिस्कॉर्ड, इसको अब बॉन ऑफ डिस्कॉर्ड भी कहते हैं, ठीक है, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड भी कह सकते हैं इसको, है ना। एक और फ्रेज है इसके लिए, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, एन एप्पल, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, ठीक है, झगड़े की जड़। सो अ बोन ऑफ कंटेंशन और एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, दोनों का मतलब होता है झगड़े की जड़, क्लियर। सो फसाद की जड़, झगड़े की जड़, यू कैन से। नेक्स्ट, अ ब्लैक शीप। अ ब्लैक शीप का मतलब क्या होता है? अ ब्लैक शीप, जैसे कोई फैमिली है, ठीक है, सभ्य फैमिली है, डिसिप्लिन फैमिली है, उसमें एक आदमी होता है ना, इसको नहीं बुलाना रिश्तेदारी में ना, इसको शादी वादी में नहीं बुलाना, गलत आदमी है, तो वैसा पर्सन, ठीक है। सो पुराने ज़माने में होता क्या था कि जो किसान होते थे, यूरोप के किसान, उनका जो मेन धंधा था वो क्या होता था, जो भेड़ें होती है, भेड़ों से वो ऊन निकालते थे, ऊन एक्सट्रैक्ट करते थे और बेचते थे। तो वाइट ऊन ज़्यादा महंगा बिकता था, बिकॉज उसको किसी भी रंग में डाई किया जा सकता है, किसी भी कलर में, लेकिन ब्लैक को सिर्फ ब्लैक में चलता है वो ना, तो उसको डाई नहीं कर सकते, इसलिए ब्लैक जो ऊन थी उसकी वैल्यू कम थी और वाइट ऊन की वैल्यू ज़्यादा थी, इसलिए लोग वाइट शीप पालना पसंद करते थे। लेकिन बीच में कोई ब्लैक शीप आ जाती थी उनको बहुत बुरी लगती थी, है ना, वैसा। सो वहाँ से आए फ्रेज। तो ब्लैक शीप मतलब क्या हो जाएगा? अ पर्सन हु इज कंसिडर्ड एज डिसग्रेस, अपमान माना जाए, एक पर्सन जो कलंक है फैमिली पर, और आउटकास्ट इन अ फैमिली और ग्रुप, या किसी फैमिली किसी ग्रुप में उसको आउटकास्ट किया हुआ है, उसको कोई पूछता वूछता भी नहीं, ऐसा कुछ। तो कुकलंक किसको कहते हैं? कुकलंक मतलब जो कलंक है, बहुत बुरा कलंक है, ऐसा सदस्य जिस पर परिवार या समूह को शर्म हो, ऐसा सदस्य जिस पर परिवार को, समूह को जो है शर्माए, ठीक है, ला जाए, ऐसा, उसको कहते हैं हम लोग अ ब्लैक शीप। तो दिस इज द ब्लैक शीप। नेक्स्ट, अ टर्न कोट। टर्न कोट मतलब होता है दल बदलू, जो दल बदल दे, ठीक है। पुराने ज़माने में क्या होता था, जब पार्लियामेंट्स होती थी तो दो टीम्स होती थी, दो पार्टीज होती थी। अब कोई पर्सन जो मान लो फॉर एग्जांपल एक्स पार्टी का है, ठीक है, तो वहाँ पर दो पार्टीज हैं, एक्स पार्टी और वाई पार्टी। तो उनके जो लोग होते थे
उनके कोट पर जो है उनका बैज होता था, ये एक्स पार्टी से है, ये वाई पार्टी से है, ठीक है। अब किसी को कोट मतलब अगर पार्टी बदलनी है तो क्या करेगा, उस कोट को उल्टा पहन लेता था ताकि किसी को वो पार्टी का बैज ना दिखे और लोगों को लग जाए इसने पार्टी चेंज कर ली है, ठीक है वैसा। सो टर्न कोट मतलब दल बदलू, जो पार्टी चेंज कर ले ऐसा। अ पर्सन हु चेंजेस देयर लॉयल्टी, जो अपनी लॉयल्टी अपनी वफादारी चेंज कर ले, अपने ओपिनियन अपने विचार चेंज कर ले और पॉलिटिकल पार्टी चेंज कर ले, उसको बोलते हैं दल बदलू या फिर अ टर्न कोट। क्लियर? सो टर्न कोट इसको हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, दगाबाज। क्या बोल देंगे, दगाबाज। पलटी मार इसको बोल देते हैं ना, पलटू, जो मौका देखकर पक्ष बदल ले, ठीक है ऐसा। तो वो पर्सन कहलाता है आपका अ टर्न कोट। तो अ टर्न कोट वी से। नेक्स्ट एज कूल एज क्यूकम्बर, ये भी रिसेंटली पूछा भी हुआ है ना, आरपीएससी में भी पूछा हुआ है और भी कई सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। सो एज कूल एज क्यूकम्बर मतलब क्यूकम्बर जैसा कूल होना, क्यूकम्बर बहुत ठंडा होता है तो इसका मतलब है बहुत ज़्यादा काम होना। ठंडा होना मतलब काम होना, बहुत संतुष्ट, शांत, कंपोज, शांत रहना, ठीक है, बहुत ज़्यादा शांत रहना, स्पेशली इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में शांत रहना। फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन जो कि हॉट वाटर में है और वो फिर भी शांत है, दैट मीन्स कि वो बहुत मुसीबत में है और ही इज़ एज कूल एज क्यूकम्बर, ठीक है, फिर भी वो बहुत शांत है ऐसा, ठीक है। तो एज कूल एज क्यूकम्बर मतलब बहुत ज़्यादा शांत होना, लाइक दिस। नाउ फ्रॉम स्टेम टू स्टर्न, अब स्टेम टू स्टर्न समझाता हूँ मैं। देखो स्टेम क्या होता है, ये तना, पेड़ का जो तना होता है इसको बोलते हैं स्टेम, ठीक है, तना पेड़ का स्टेम कहलाता है। दूसरी बात, ये जो स्टेम है उससे ये जो पूरा पार्ट है इसको आप स्टर्न कह सकते हैं। ये नाव का जो पूरा पार्ट है इसको स्टर्न बोल सकते हैं, यानी तने से लेकर नाव बनने तक, यानी ए टू जेड पूरी कंप्लीट प्रोसेस। ओके, समझ में आई बात, तने से लेकर स्टर्न तक मतलब नाव तक, तो ऐसा बोल सकते हैं आप। इसका मतलब हो जाएगा कंप्लीटली, पूरा का पूरा, ठीक है। तो मीनिंग हो जाएगा ऑल द वे फ्रॉम द फ्रंट टू द बैक ऑफ द शिप। अगर शिप की बात करें तो शिप के स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, या तो ये सेंस देगा, या फिर किसी भी चीज का कंप्लीटली थॉरली चेंज हो जाना, बदल जाना ऐसा। तो पूरी तरह से शुरू से अंत तक, एक कोने से दूसरे कोने तक, ए टू जेड, जो हम लोग कहते हैं ना जनरली ए टू जेड। तो ये जो है ए टू जेड का सेंस देता है कि मैंने ए टू जेड काम कर दिया है, आई हैव वर्कड फ्रॉम स्टर्न टू स्टेम, ठीक है, मैंने कंप्लीट काम कर दिया है, तो वो सेंस देता है। चलो बात समझ में आई यहाँ तक? ओके ना, चलो हम लोग यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं। लिखना स्टार्ट करो इसको फर्स्ट से, टॉपिक डाल लो एंड विल राइट इट डाउन।